नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 16 दिन से कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की तुलना में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या अधिक। कल एक दिन में 2,84,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,73,000 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। सरकार राज्यों को लगातार कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 22 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए। सरकार ने कहा, केंद्र के हस्तक्षेप के कारण देश में अब मांग से अधिक एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर उपलब्ध। रेलवे ने विभिन्न राज्यों में 20,000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका कोविड के शुरुआती दिनों में भारत द्वारा की गई मदद को कभी नहीं भूलेगा। दोनों देशों का कोविड संकट में आपसी समर्थन का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जीएसटी परिषद ने 31 अगस्त तक म्यूकोमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा सहित कोविड उपचार से संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क में छूट दी। मौजूदा रबी सीजन में गेहूं की खरीद 400 लाख मीट्रिक टन हुई, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। आज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस है और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अमित पंघाल और शिवा थापा फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार में चंद्रशेखर शर्मा के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 16 दिन से कोरोना के नए मामलों की तुलना में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक दर फिलहाल 9.84% है। कल 1,73,000 रोगियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। ये पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। कल 2,84,601 रोगी कोरोना से ठीक हुए। फिलहाल 22,28,724 लोगों का इलाज चल रहा है। कल 3,617 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इसके साथ ही अब तक कोरोना से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 3,22,512 हो गई है। देश में अब तक 20 करोड़ 89 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। कल 30,62,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल तक 34 करोड़ 11,19,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी थी। इनमें कल 20,80,000 से अधिक नमूनों की जांच शामिल है। कोरोना से संघर्ष में वैक्सीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश में कोरोना टीकाकरण का इस समय तीसरा दौर जारी है। सरकार न्यूनतम समय में सबको वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहती है, लेकिन इस संबंध में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक गलत सूचना ये है कि केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रही। केंद्र सरकार ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा है कि सरकार राज्यों को लगातार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 22 करोड़ 77 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने कहा है कि केंद्र पारदर्शी तरीके से राज्यों को पर्याप्त टीके आवंटित कर रहा है। राज्यों को टीकों की उपलब्धता के बारे में पहले ही सूचित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 22 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड टीके मुहैया कराए हैं। अब तक 20 करोड़ 80 लाख से अधिक टीकों की खपत की जा चुकी है। वहीं 1 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा अन्य माध्यमों के जरिए 25% टीके राज्यों को मिल रहे हैं और निजी अस्पतालों को भी 25% खुराकें मिल रही हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4,86,000 टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी केंद्र सरकार प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि निकट भविष्य में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने वाली है। अनुमान है कि इस साल दिसंबर के अंत तक टीकों की 200 करोड़ से अधिक खुराकों का उत्पादन किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सूचित किया है कि वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर उत्पादन में तेजी लाने में केंद्र के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण देश में अब ये दवा अधिकता में उपलब्ध है। श्री मांडविया ने कहा कि कोविड के गंभीर रोगियों की चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली इस महत्वपूर्ण औषधि के उत्पादन में केवल 1 महीने की छोटी अवधि में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के मध्य में प्रतिदिन लगभग 33,000 इंजेक्शनों की उत्पादन क्षमता से शुरू होकर आज देश में एक दिन में लगभग 3,50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शनों का उत्पादन किया जा रहा है। श्री मांडविया ने यह भी बताया कि 1 माह के भीतर वायरस रोधी दवा के उत्पादन संयंत्रों की संख्या 20 से बढ़ाकर लगभग 60 कर दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में अब पर्याप्त रेमडेसिविर है क्योंकि आपूर्ति मांग से काफी अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने आपातकालीन आवश्यकता के लिए इसे रणनीतिक स्टॉक के रूप में बनाए रखने के लिए 50 लाख रेमडेसिविर की खरीद करने का भी निर्णय लिया है। केंद्र ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगले महीने तक 2 गुनी हो जाएगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त तक उत्पादन लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह इसका उत्पादन इस साल अप्रैल में 1 करोड़ डोज से बढ़कर जुलाई और अगस्त के महीने में 6 से 7 करोड़ डोज हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस साल सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन प्रतिमाह लगभग 10 करोड़ डोज तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ नियमित संपर्क में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जो ठोस कार्रवाई हो रही है वो इस बात का संकेत है कि सरकार देश में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक टीकों की आपूर्ति कराने के हर संभव प्रयास कर रही है। रेलवे ने 300 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से विभिन्न राज्यों को अब तक 20,000 टन से अधिक तरल ऑक्सीजन पहुंचाई है। ये ऑक्सीजन 15 राज्यों के 39 शहरों में उपलब्ध कराई गई है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम। जीएसटी परिषद ने म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में उपयोग होने वाले एम्फोटेरिसिन बी को आईजीएसटी से छूट दे दी है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कोविड उपचार से संबंधित उपकरणों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और इससे संबंधित कई मुद्दे उठाए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेश से आने वाले कोविड संबंधी निःशुल्क सामानों पर आईजीएसटी हटाने का निर्णय लिया है। अब तक ये छूट केवल तभी उपलब्ध थी जब राहत सामग्री का निःशुल्क आयात किया जा रहा हो। ये छूट बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में टीकाकरण के विभिन्न चरणों में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद टीकाकरण अभियान को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। एक अफवाह ये फैलाई जा रही है कि केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है और राज्यों को ये दायित्व सौंप दिया है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि यह बिल्कुल गलत और बेबुनियाद प्रचार है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं को फंडिंग से लेकर उन्हें भारत में विदेशी टीके लाने के लिए उत्पादन में तेजी लाने हेतु शीघ्रता से मंजूरी देने से लेकर हर तरह की जरूरी कार्य को अंजाम दे रही है। केंद्र द्वारा खरीदा गया टीका लोगों को निःशुल्क रूप से लगाने के लिए राज्यों को पूरी तरह से आपूर्ति की जाती है। यह सब राज्यों के संज्ञान में है। भारत सरकार ने केवल राज्यों को उनके ही स्पष्ट अनुरोध करने के बाद स्वयं टीकों की खरीद का प्रयास करने में सक्षम बनाया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
महाराष्ट्र के नंदुरबार के 3 गांवों ने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। जनजाति बहुल नंदुरबार जिले में टीकाकरण के बारे में गलत धारणाओं और अफवाहों पर काबू पाया गया और शहादा तालुका का पुरुषोत्तम नगर 100% टीकाकरण करने वाला जिले का पहला ग्राम पंचायत बन गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुरुषोत्तम नगर ग्राम पंचायत ने 45 वर्ष से अधिक आयु के 365 नागरिकों को टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ग्राम पंचायत ने गांव के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 288 लाभार्थियों का पंजीकरण भी पूरा कर लिया है। दूसरी ओर नंदुरबार तालुका में सिंगावन और नवापुर तालुका में सागली ने भी 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के टीकाकरण के लिए 100% लक्ष्य हासिल किया है। सिंगावन गांव में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 431 लोगों का पंजीकरण किया गया है। ग्रामीणों ने जन जागरूकता के लिए कॉर्नर सभा, ग्राम सभा, दावंडी जैसे विभिन्न हथकंडे अपनाए। ग्राम के सरपंच एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी ने गांव वालों को टीकाकरण से जुड़े प्रश्नों और शंकाओं का जवाब देते हुए इसके महत्व के बारे में समझाया। सबसे खास बात यह है कि इन तीनों ग्राम पंचायतों में आज भी सक्रिय कोरोना मरीज नहीं है। इस गांव के लोगों का कहना है कि यह गांव में टीकाकरण 100% पूरा हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप ये तीनों गांव कोरोना मुक्त हो गए हैं। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ सागली गांव के ग्राम सेवक दौलत कोकणी है। आइए सुनते हैं उनको। गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य तथा और सारे लोगों को घर घर जाकर टीकाकरण का संदेश पहुंचाया और एक दूसरे को प्रेरित किया। इस कार्य के लिए गांव के आशाताई, आंगनवाड़ी सेविका, सारे शिक्षकगण, पुलिस पाटिल, तंटा मुक्त अध्यक्ष, बचत गट अध्यक्ष सचिव तथा युवा वर्ग मित्र मंडल का सहकार्य अनमोल है। पीटीसी नीलेश पवार के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में कोविड के नए मामलों में कमी आ रही है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की दर 1.93% रह गई है। सक्रिय मामलों की दर 50 दिन 2% कम हुई है। वर्तमान में 24,809 रोगी कोरोना से संक्रमित थे। 6,72,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोविड से संक्रमित होने की दर 3% से कम हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। राज्य के 47 जिलों में अब 5% से कम संक्रमण है। पिछले एक हफ्ते में नए प्रकरण 43% घट गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कल प्रदेश में कोरोना के 1,854 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 5,796 मरीज स्वस्थ हुए। अब सक्रिय प्रकरण 34,322 रह गए हैं। आगरमालवा जिले में कल कोई भी नया मरीज नहीं मिला। वहीं बुरहानपुर, हरदा और शाजापुर जिलों में एक नए प्रकरण मिले। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू कर दी है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने कुछ ढील के साथ कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार ने 31 मई से सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा। एक वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं, फल और सब्जियों की बिक्री स्थानीय प्रशासन के सहयोग समन्वय से जारी रहेगी। तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक अनाथ बच्चे के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि बच्चों के 18 वर्ष के होने पर उन्हें ब्याज सहित ये पैसे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड की स्थिति की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राज्य आपदा मोचन कोष के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि राज्य आपदा मोचन कोष के तहत स्वीकृत मानदंडों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने 1 जून से एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या को 80% से घटाकर 50% रखने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि और यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए लिया है। मंत्रालय ने पिछले वर्ष दिसंबर से 80% विमानों की उड़ानें बहाल कर दी थीं।
कोरोना के प्रसार के बाद पिछले वर्ष मई में घरेलू विमान सेवा फिर से शुरू की गई थी। इस बीच मंत्रालय ने घरेलू उड़ान के न्यूनतम किराए में 13 से 16% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 16 दिन से कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की तुलना में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या अधिक। कल एक दिन में 2,84,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,73,000 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। सरकार राज्यों को लगातार कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 22 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए। सरकार ने कहा, केंद्र के हस्तक्षेप के कारण देश में अब मांग से अधिक एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर उपलब्ध। रेलवे ने विभिन्न राज्यों में 20,000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमरीका कोविड के शुरुआती दिनों में भारत द्वारा की गई मदद को कभी नहीं भूलेगा। दोनों देशों का कोविड संकट में आपसी समर्थन का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जीएसटी परिषद ने 31 अगस्त तक म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा सहित कोविड उपचार से संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क में छूट दी। मौजूदा रबी सीजन में गेहूं की खरीद 400 लाख मीट्रिक टन हुई, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। आज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस है और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अमित पंघाल और शिवा थापा फाइनल में पहुंचे। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में भारत के सहयोग को अमरीका हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत ने अमरीका की मदद की और अब अमरीका ये सुनिश्चित करेगा कि भारत को जरूरत के समय हर संभव अमरीकी सहायता उपलब्ध हो। श्री ब्लिंकेन ने कहा कि भारत और अमरीका कोरोना से मिलकर मुकाबला कर रहे हैं और दोनों देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के मुद्दे पर भी एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और अमरीका क्वाड सहित संयुक्त राष्ट्र के अन्य मंचों पर साथ आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमरीकी खाद्य और औषधि विभाग से स्वीकृत वैक्सीन के आयात का इच्छुक है। अमरीकी राजधानी वाशिंगटन में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस विषय में चर्चा हुई है, लेकिन निर्णय अमरीका को ही लेना है। यह पूछे जाने पर कि अमरीकी प्रशासन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच में भारत का सहयोग मांगा है या नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने चीन का दौरा करने के बाद रिपोर्ट सौंपी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि किसी भी ठोस निर्णय पर पहुंचने के लिए भारत इस मामले का और अधिक अध्ययन किए जाने के पक्ष में है। आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज का दिन हर वर्ष 29 मई को शांति रक्षकों के योगदान को श्रद्धांजलि देने और 1948 से संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अपनी जान गंवाने वाले 4000 से अधिक शांति सैनिकों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है स्थायी शांति की राह, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का उपयोग करना। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना में इस समय करीब 90,000 सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी तैनात हैं, जो विश्वव्यापी शांति रक्षक मिशनों में नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं और मानवाधिकारों की रक्षा तथा शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शांति रक्षक बल को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे संवाददाता अशोक अग्रोही की ये विशेष रिपोर्ट।
1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य युद्ध, गृह युद्ध या जातीय संघर्ष से प्रभावित देशों में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से संबंधित यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मेजर जनरल एस.बी. अस्थाना ने बताया, जब भी दो देश आपस में लड़े तो उसके बाद सबसे पहले तो मध्यस्थता की जरूरत है। फिर मध्यस्थता करने के बाद में मान लो लड़ाई बंद हो गई तो इस चीज की जरूरत है कि भाई कोई ये उसको देख पाए कि वो लड़ाई दोबारा ना शुरू हो जाए। और उसमें क्या होता है कि बीच में जैसे आपने लड़ाई हुई और ये हो गया कि भाई ये बाउंड्री बन गई या ये नो मैंस लैंड बन गई, इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा, दोनों जो पार्टियां जो लड़ाई कर रही थी, तब यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स को भेजते हैं। वो किसी यूनिट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी यूनिट की तरीके से हो सकते हैं, जैसे मिलिट्री यूनिट है हमारी या मिलिट्री सब यूनिट है या पुलिस यूनिट्स हैं, ये इन फॉर्म में उनको भेजा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अलग अलग देशों से अलग अलग पृष्ठभूमि के सैनिक आते हैं। इसमें सैनिक, सेना के पर्यवेक्षक तथा सिविल पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से लंबे समय तक संबद्ध रहे पद्म भूषण से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार ने बताया, जब से ये यूएन की जो ऑपरेशंस हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तब से हमारे देश इसमें हिस्सा लेना शुरू किया है। तो एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हमारी कमिटमेंट जो है वो एक हद से हम दिखाते हैं। सबसे पहली मेजर पार्टिसिपेशन जो हमारी थी वो कोरियन वॉर में था 1950 में। वो पीस कीपिंग ऑपरेशन तो नहीं था लेकिन यूएन ऑपरेशन था, तब से स्टार्टेड है। अपना काम करते समय ये शांति सैनिक 3 मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं। इनकी कार्रवाई में सभी पक्षों की सहमति का ख्याल रखा जाता है। शांति व्यवस्था कायम रखने के दौरान सैनिक निष्पक्ष रहते हैं और ऐसा करते समय वे बल का प्रयोग केवल वहीं करते हैं जहां आत्मरक्षा या आम जनता की रक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौजूदा रबी विपणन सीजन में 400 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 400.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो इस अवधि में अब तक की सबसे अधिक खरीद है। मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित गेहूं उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मौजूदा रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सौर ऊर्जा से चलने वाली 19,000 स्ट्रीट लाइट लगाने की मंजूरी दी है। कुल परियोजना की लागत 47 करोड़ 84 लाख रुपए है। इसमें केंद्र 42 करोड़ 6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है, जबकि शेष लागत 5 करोड़ 78 लाख रुपए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये परियोजना जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि शिक्षा बोर्ड का लक्ष्य जून के अंत तक 10वीं के नतीजे घोषित करना है। हमारी संवाददाता ने बताया कि शिक्षा विभाग ने कोरोना के कारण पहले 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की कि राज्य में 10वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा नहीं होगी। हालांकि प्रत्येक छात्र के सभी अभ्यास विषयों के 100 अंकों को उनके स्कूल के अब तक के प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। राज्य सरकार के फॉर्मूले के अनुसार 10वीं के सिलेबस पर लिखित परीक्षा के लिए 30 अंक, 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा अब तक किए गए गृह कार्य और मौखिक परीक्षा के लिए 20 अंक और 9वीं कक्षा के परिणाम के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। गायकवाड़ ने कहा कि शिक्षा बोर्ड जून के अंत तक 10वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के परिणामों को घोषित करेगा। शिक्षा मंत्री ने यह रेखांकित किया कि 10वीं के परिणाम के मूल्यांकन के बाद भी 11वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सीईटी देने वाले छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद बची हुई सीटें उन छात्रों को दी जाएगी जो इंटरनल असेसमेंट से पास हुए हैं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की। ये 30 साल से कम आयु वाले युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। गुजरात में अहमदाबाद में 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही देश की सबसे बड़ी जल जंतु दीर्घा जल्दी ही आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अहमदाबाद साइंस सिटी में तैयार हो रही इस दीर्घा की प्रगति की आज समीक्षा की। श्री रूपाणी ने कहा कि इस दीर्घा से बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बनी रहे। पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में एक शिष्टमंडल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को आज नई दिल्ली में एक रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय की वकील मोनिका अरोड़ा के नेतृत्व में प्रबुद्ध लोगों और शिक्षाविदों के शिष्टमंडल ने तैयार की है। रिपोर्ट का शीर्षक है खेला इन बंगाल 2021। बिहार के कई हिस्सों में रेल और सड़क यातायात आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। बहाली का काम जोरों पर है। पटना हवाई अड्डे पर हवाई यातायात सामान्य हो गया है। राज्य भर में भारी से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा सहित 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से प्राकृतिक आपदा के दौरान सभी आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। चक्रवात यास के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। पिछले 12 घंटों के दौरान गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर में जबरदस्त बारिश हुई है। वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़, चंदौली, जौनपुर, मऊ, बलिया और आसपास के इलाकों में भी पिछले 2 दिन से बूंदाबांदी हो रही है। केंद्र सरकार के एक अंतर मंत्रालय दल ने गुजरात में इस महीने की 17 तारीख को आए चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अमरेली जिले का दौरा किया। इस दल ने जिले के कई गांवों को दौरा कर नुकसान का आकलन किया। मुक्केबाज अमित पंघाल, शिव थापा और संजीत एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। पंघाल ने कजाकिस्तान के साकेन बीबोसिनेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई। शिव थापा ने प्रतियोगिता के मौजूदा चैंपियन ताजिकिस्तान के बखोदुर उस्मानोव को हराया। वे इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। जाने माने शिक्षाविद और अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एम अनंत कृष्णन का आज सवेरे चेन्नई के एक निजी अस्पताल में कोविड से उपचार के दौरान निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। 2 बार अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे एम अनंत कृष्णन कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष भी रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा पिछले 16 दिन से कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की तुलना में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या अधिक। कल एक दिन में 2,84,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,73,000 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। सरकार राज्यों को लगातार कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए। सरकार ने कहा केंद्र के हस्तक्षेप के कारण देश में अब मांग से अधिक एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर उपलब्ध। रेलवे ने विभिन्न राज्यों में 20,000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमरीका कोविड के शुरुआती दिनों में भारत द्वारा की गई मदद को कभी नहीं भूलेगा। दोनों देशों का कोविड संकट में आपसी समर्थन का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
जीएसटी परिषद ने 31 अगस्त तक म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा सहित कोविड उपचार से संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क में छूट दी। मौजूदा रबी सीजन में गेहूं की खरीद 400 लाख मीट्रिक टन हुई, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। आज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस है और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अमित पंघाल और शिवा थापा फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।